असल में है कि पिछले 8 साल से रोजगार का मुद्दा हमें सपना दिखाया जा रहा है। पिछले जब प्रधानमंत्री जी आए कहे कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देना तो छोड़िए, जो रोजगार थे वो खत्म होते जा रहे हैं। क्या विकास नहीं हुआ? राम मंदिर बन गया, हिंदू राष्ट्र बनने वाला, विकास कहाँ नहीं हुआ? अमित शाह बीमार पड़े थे तो मेदांता हॉस्पिटल गए थे इलाज कराने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि और कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो वो हॉस्पिटल के दर भटक रहे थे, कोई मंदिर नहीं गया था। तो वो बेरोजगारी की समस्या सॉल्व करें। गटर में आदमी 100 रुपये में अपनी जान देता है, वो ना दे, ऐसा कंडीशन ना पैदा हो, मशीन से गटर साफ हो, और जो भी सफाई कर्मचारी लगे हैं उनका न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। जो मजदूर है मुंडका में मरे हैं 1-1 करोड़ का सबको मुआवजा दिया जाए। नमस्कार, मैं अनुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज नेशनल दस्तक पहुंच चुका है यहाँ विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में। जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हीं की रिहाई की मांग के लिए आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे छात्र यहाँ पे एकजुट हुए हैं। आप पीछे की तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि जिस तरह से उनके बयान को लेकर विवाद छिड़ गया, रातों रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वो जायज़ था? इस पर लोग क्या सोचते हैं? यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र मौजूद है, हम उनसे ही पूछेंगे वो उन पर क्या राय है। अब क्या राय है इस पर जो प्रोफेसर रतन लाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उस पर क्या कहें? इसमें तो सीधे तौर पे ये है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान है ना, उनको एक तरह से वहाँ से जो विरोध की आवाज़ निकलती है, क्योंकि वहाँ पे बौद्धिक लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो धर्म और ये सब की जो छोटी चीज़ें होती हैं उनसे अलग रह के मानव समाज के विकास के लिए बोलते हैं। तो सरकार जो धर्म पे ही अपनी रोटियां सेक के अपना वोट बैंक चलाती है, उसके लिए तो ये खतरा है। इसीलिए इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि जो शिक्षण संस्थान है इन्हीं को हमें दमन करना है। तो जो रतन लाल सर की गिरफ्तारी हुई है, ये सीधे तौर पे उसी का मामला है। वो बोलते थे, दलित समुदाय से आते थे, एक्टिव थे, उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, तो उनके लिए खतरा थे। उनको फिर उनको बहाना मिल गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, तो गिरफ्तारी इस मुद्दे पर हुई है कि उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, एक धार्मिक आस्था को भंग किया है, इस तरह से की बात होती है। उनके ऐसा नहीं कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो, वो बहाना ढूंढते हैं कि एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हमारी जो सांप्रदायिक राजनीति है वो करने का मौका मिल जाए। तो ये दरअसल ऐसा नहीं था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। और वैसे भी देखें तो आज के ज़माने में धार्मिक भावनाएं बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई हैं। हर रोज़ किसी की धार्मिक भावना आहत होती चली जाती है, फिर उसको ये अपने हिसाब से यूज़ करके ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू बनाते हैं, वही सब बेकार की पॉलिटिक्स करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है शिवलिंग का खतना किया गया, ऐसा उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, तो ये जो बयान है ये बिल्कुल जायज़ है? आपके अकॉर्डिंग क्या है, सही था? इसमें भावना एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, राइट? तो ठीक है वो बोला है, लेकिन उसमें इतना बुरा क्या है जो इन्हें बुरा लगा? अभी धर्म संसद वगैरह में कितनी आपत्तिजनक है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, इतनी कि वहाँ मार देंगे, काट देंगे, बच्चों को तलवार लेकर सब हो रहा है। हर रोज उस समुदाय जो बहुसंख्यक वर्ग हमारा हिंदू वर्ग है उससे बहुत प्रॉब्लमेटिक बयान आ रहे हैं हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी क्या है कि देश में सीधे सीधे 2 हिस्से हो गए, एक तरफ बहुसंख्यकवाद है, एक तरफ माइनॉरिटी है। अगर आप बहुसंख्यक धर्म की तरफ हैं, हिंदू होकर कुछ आप चाहे जितना नफरती बोल रहे हैं, कोई खतरा नहीं है, उसका कोई दमन नहीं होगा। मार काट की बात कर लें, आपको कुछ नहीं होगा, उससे बड़ाई की जाएगी। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी हैं, दलित हैं, तो अगर आप बोल रहे हैं तो फिर वो दमन अलग तरीके का होता है। मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ, निराला एक लाइन बोलते हैं, है अन्याय उधर शक्ति। अभी जो पूरी इनकी जो सरकार है, उन्होंने पूरा दमन, जो कमज़ोर हैं, जो पहले से दबे हुए हैं समाज में, उनको और भी ज़्यादा बर्बाद करने का इन्होंने पूरा पॉलिटिक्स चलाया हुआ है। शुक्रिया, ये हमारी बातचीत थी। हम आगे आपको दिखाएंगे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर लगातार लोग एकजुट हुए हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस पर। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, कि उनकी रिहाई को लेकर मांग कर रहे हैं कि रिलीज रतन सर इमीडिएटली। यहाँ पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आगे और भी लोगों से बातचीत करके आपको बताएंगे कि उनकी क्या राय है, जो बयानबाजी की गई है उस पर लोग क्या सोचते हैं। हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और लोगों से बातचीत करेंगे हम कि क्या राय रखते हैं लोग, क्या उनकी राय है, इस पर बातचीत करके बताते हैं आपको। ये जो यहाँ पर जिस तरह से रतन लाल जी की गिरफ्तारी की, मतलब उनको रिहाई की मांग कर रहे हैं लोग, आपकी क्या राय है कि क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या ये सही था उनकी गिरफ्तारी? पहला सवाल उठना चाहिए कि क्या ये मुद्दा है कोई, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हमारे पास।
क्या ये मुद्दा था कि किसी के बोलने पे कोई आहत हो जाए और आहत होकर वो केस करवा दे। मैं आए दिन 10 लोगों पे केस करवाऊँ फिर, क्योंकि मेरी रोज़ाना ही कुछ ना कुछ भावनाएं आहत होती हैं। तो ये तो उनका सब्जेक्टिव मैटर है कि किसी के दिमाग में कुछ ट्रिगर कर गया। ऐसे तो बहुत सारे पगले इर्द गिर्द घूम रहे होंगे जिनको किसी ना किसी बात से बुरा लग ही जाता होगा। ठीक है, किसी को किसी बात से बुरा लग जाएगा, वो जाकर केस करवा दे तो कोई बात नहीं हुई ना। ऐसे तो 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग रोजाना कुछ ना कुछ केस करवाएं। सबके अलग अलग भावनाएं हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं आहत हो जाएंगी। ठीक है, किसी को धक्का मार के ही चला गया साइड में भीड़ से जाते हुए, उसको उसकी भावना आहत हो गई, ऐसे कैसे मार दिया, मेरा अपना स्टैंडर्ड है, अपना ईगो है, ये कैसे धक्का मार के चला गया, तो वो जाके केस करवा देगा। ये कोई इस देश में बोलने का अधिकार है, आप बोलने के अधिकार को बनाए रखना चाहते हैं। कब से आप इतने कब से इस देश में मतलब इनटॉलरेंस हो गए कि आप किसी के बोलने पे आप किसी पे केस करवा देंगे। मैं तो अभी मैं भी केस करवाना चाहता हूँ। हेल्थ मिनिस्टर पे केस होना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग मरे, कोरोना से मरे, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में ये बेतुका बयान दिया कि कोरोना से कोई नहीं मरा। मेरी भावना आहत हुई थी, इनकी भावना आहत हुई थी, और मैं बुरी तरह घर में बैठ के रोया कि कैसा हेल्थ मिनिस्टर है। बुरी तरह मेरी भावना आहत हुई थी। मैं 5 केस करवाना चाहता हूँ। हेल्थ मिनिस्टर पे केस करवाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री उस पर चुप रहे, उन पे केस करवाना चाहता हूँ। क्या मेरा केस लेगा कोई? तो किसकी भावना है? कोई भी बुरा मान जाएगा। आप मतलब कुछ तो मिनिमम रखेंगे ना कि भैया आपको बोलने का कुछ अधिकार है। एक तरफ तेजिंदर पाल बग्गा का केस ले लीजिए, उनको रातों रात रिहाई मिल जाती है, कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं कि उनकी जो अरेस्ट वारंट है वो वापस रिलीज किया जाए, मतलब उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। और एक तरफ यहाँ पर ये प्रोफेसर रतन लाल की बात अब देखें तो रात को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जितेंद्र मेघवाल के अब केस देख लीजिए, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या बहुजनों को टारगेट किया जा रहा है? एकदम ये टारगेटेड मूव है। उसके पीछे मैं रीसेंट का उदाहरण लेता हूँ। 9 तारीख को GPF में कुछ ट्रेड यूनियंस का प्रोग्राम होने वाला था, जो जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की जो घटना था, उसको लेके सेमिनार होने वाला था, वो कन्वेंशन होने वाला था। उस कन्वेंशन को ये कह के कैंसिल कर दिया गया कि ये जो ट्रेड यूनियन मजदूरों के अधिकार रखने वाले ट्रेड यूनियंस हैं, उनको ये कहा गया कि आप लोग टेररिस्ट लोग हैं, आप आतंकवादी हैं। तो भावना को आहत हुआ मेरे, आप केस करेंगे? मतलब आप सेलेक्टिव हो करके, आपको जो आपके मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके एडवांटेज में है, तो आप उसको लेकर के आप टीवी पे लगातार 24 घंटा उसको मुद्दा बना के चलाएंगे। बाकी मुद्दे आपके लिए ख़त्म हो गए। आज तक और बाकी जो न्यूज़ चैनल की जो महिलाएं हैं, जो न्यूज़ एंकर है, जर्नलिस्ट है, नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं उनको। क्या जो रेप होता है तो उनकी भावना आहत होती है। 5-5 साल की बच्ची का अभी दिल्ली में ही रेप हुआ है। कितनी बार भावना आहत हुई और कितने घंटे उन्होंने न्यूज़ को चलाया। मेरी तो भावना आहत हुई। मैं केस करना चाहता हूँ। जो न्यूज़ एंकर है, आज तक की जो न्यूज़ एंकर है, जो महिला न्यूज़ एंकर है, मैं उनके खिलाफ केस करना चाहता हूँ। लड़े मेरा कोई केस, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है मेरा केस। मतलब आपके पास पुलिस है, पैसा है, मीडिया है, जो वकील है जो बिक सकते हैं आपके पैसे पे, टुकड़ों पे आपके पलते हैं, आप बोलिए उनका कर देंगे आप। बाकी लोगों का यानी मुद्दा है ही नहीं। बाकी लोग फिर क्या करें भैया इस देश में? आप जब कह रहे हैं कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई, तो और किस चीज़ के लिए आहत हुई? कि किसी ने कुछ बोल दिया। अरे आप लेके आइए कि कितने लोगों की भावना आहत हुई है। आपने ये कहा है कि लोगों की भावना आहत हुई है, ये तो किसी वकील ने अपना केस डाला है। वो वकील अपने समर्थन में रैंडमली, RSS और BJP के लोगों को नहीं कह रहा हूँ मैं, रैंडमली अगर 10 लोग को लेके आ जाता है कि उन लोगों की भावना आहत हुई है, तो ठीक है, मैं मान जाऊँगा। फेसबुक रतन लाल को पहला चीज़ तो इस देश के कितने मजदूर जानते हैं। मतलब इस देश में 80 करोड़ मजदूरों की आबादी है, तो मैं जानना चाहूँगा रतन लाल को कितने मजदूर जानते हैं, और उनके पोस्ट को कितने मजदूरों ने पढ़ा होगा। अरे मजदूर 12-12 घंटे भैया काम करता है, वो थक के आता है, तो उसको आराम चाहिए, उसको नहीं फर्क पड़ता आप कोई हिस्टोरियन फेसबुक पे क्या लिख रहा है। उसको अपना खाने पीने से मतलब है, आराम करने से मतलब है। वो यूट्यूब पे मनोरंजन के लिए कुछ मूवी देखेगा, सो जाएगा। अगर ये है तो लेके आए, जो जिन्होंने वकील ने केस किया है, रैंडमली अपने सपोर्ट में 10 लोगों को लेके आ जाए, मेरा चैलेंज है। और फिर कर दे कि आहत हुई है, और मैं 50 लोगों को लेके आ जाता हूँ, यहीं से लेके आ जाऊँगा जो उस वकील के खिलाफ केस कर देगा। तो कहने के लिए आप मुद्दे कर दीजिए। मुद्दा नहीं है कि ये
असल मुद्दा क्या है? असल में आप कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं, तो असल में मुद्दा क्या है? मुद्दा असल में है कि पिछले 8 साल से रोजगार का मुद्दा हमें सपना दिखाया जा रहा है। पिछले जब प्रधानमंत्री जी आए कहे कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देना तो छोड़िए, जो रोजगार थे वो खत्म होते जा रहे हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री का ऐसा घटिया बेतुका बयान आया कि पकोड़े तलना रोजगार है, तो सारे बेरोजगारों की भावना आहत हुई थी। मैं भी बेरोजगार था, मेरी भावना आहत हुई थी। मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ केस करना चाहता हूँ, कोई ले मेरा केस। नहीं, मोदी जी ने कहा था कि हम विकास लेकर आएंगे, विकास करेंगे। विश्व गुरु बन चुका है देश। विश्व गुरु तो इतना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं ना, मतलब हमें लगता है कि जो पृथ्वी है ना, ये जो हमारी जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी से बाहर जाके कहीं दूसरे विश्व की गुरु बन चुकी है। कौन से विश्व में गुरु है मैं जानना चाहता हूँ। मतलब बोलने के लिए आपके पास इतने सालों से आप पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, बोलने के लिए शब्द हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, चमड़े की जबान है, जो मर्जी निकल जाएगा उसके मुंह से। तो तरह तरह की आप बातें करेंगे, क्या विकास हुआ है? क्या विकास नहीं हुआ? राम मंदिर बन गया, हिंदू राष्ट्र बनने वाला, विकास कहाँ नहीं हुआ? अमित शाह बीमार पड़े थे तो मेदांता हॉस्पिटल गए थे इलाज कराने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि और कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो वो हॉस्पिटल के दर दर भटक रहे थे, कोई मंदिर नहीं गया था। कोई ये भी सवाल कर सकता है, अगर मैं ना करूँ तो। मेरे बात करते करते मेरे से तो किसी ने बोला कि भैया यार लगातार ये जो जब से सरकार आई है ये लोग मंदिर कह रहे हैं, मंदिर बनाएंगे। हमारी मम्मी मर गई, उनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला, सीट नहीं मिला। हम तो नहीं लड़ेंगे मंदिर के लिए। और खास बात बताता हूँ आपको। क्यों आपको मंदिर नहीं चाहिए देश में? क्या जनता से पूछा जा रहा है कि उनको क्या चाहिए, या जनता पे इम्पोज किया जा रहा है कि उनको क्या चाहिए? जनता की क्या निकलती हुई आवाज़ है, हमें मंदिर चाहिए, वो इंडिपेंडेंट वॉइस निकल रही है, या जनता कह रही है कि हमें जॉब चाहिए, हमारा दाल महंगा हो गया वो चाहिए, तेल इतना महंगा हो गया, नींबू पानी नहीं पी पा रहे हैं यार। मतलब नींबू पानी इतना सस्ता, इतना गर्मी में ठंडक देने वाली चीज़ है, वो नहीं पी पा रहे, वो कह रहे वो चाहिए। क्या जनता ने कहा कि मंदिर ही चाहिए हमको? जनता से पहले आप करवाइए, फिर वोट। नींबू पानी मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? है, एक्चुअली गर्मी में है। आप अगर उस तौर पे पूछ रहे हैं कि हम हाँ गर्मी में हैं, मतलब किसी की भावना हो सकती है, कोई मंदिर, हाँ ठीक है भैया, बहुत सारे मंदिर है, आप मंदिर में पूजा कीजिए। मैं ये नहीं, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की भावना आहत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जनता से पूछिए ना भैया उनको क्या चाहिए। नहीं, आपके इस बयान से किसी की भावना भी आहत हो सकती है। आपने कहा कि मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी नींबू पानी है मेरे लिए। हाँ, तो आप समझ मैं कहा कितना गंभीर बयान दिया है। गंभीर बयान दिया है। आप इस बयान को लीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लगती है। प्रधानमंत्री की तरह या जो बाकी मंत्रियों की तरह तो हम नहीं है ना कि पहाड़ों पे जाके हम घूम आएंगे और उनके 40-40 हज़ार रुपये किलो वाला वो मशरूम खा लेंगे। इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। वो प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कुछ भी करे तो बेरोजगारी की समस्या सॉल्व करें, ए, हॉस्पिटल की कमी है उसको सॉल्व करें, ए, बी, तेल महंगा हो गया उसको सस्ता करें, सी, गंदा पानी पी के 6 करोड़ लोग मर गए, उस पर पहले बात तो कहें कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारे देश में इतने सारे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद तरह तरह का आरओ, फिल्टर, फलाना ढिंकाना, हेमा मालिनी उसका प्रचार करती हैं, वो सब होने के बावजूद यहाँ गंदा पानी पी के लोग 6 करोड़ मर गए। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ देश की जनता से, पानी की समस्या सॉल्व करें। डी, लोग बिना इलाज के मर गए, उनसे माफ़ी मांगे। लोगों को कॉलेज नहीं मिल रहा है, 5 लाख लोगों ने सुना है कि फॉर्म भरा है इस बार DU का, CUET का, 70,000 सीटें हैं, होना तो 70,000 का ही है, चाहे उसमें 10 लाख लोग फॉर्म भर दें। तो आप दीजिए इन सारी चीज़ों को, ये मुद्दा है। प्रधानमंत्री तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, तो वो बेरोजगारी की समस्या सॉल्व करें। गटर में आदमी 100 रुपये में अपनी जान देता है, वो ना दे, ऐसा कंडीशन ना पैदा हो, मशीन से गटर साफ हो, और जो भी सफाई कर्मचारी लगे हैं उनका न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। जो मजदूर है मुंडका में मरे हैं, 1-1 करोड़ का सबको मुआवजा दिया जाए। 30 मजदूर मरे हैं, ये प्रधानमंत्री आके बयान दे कि ये इसमें MCD की दिक्कत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की दिक्कत थी, स्टेट गवर्नमेंट की दिक्कत थी, और ये मुद्दे को ले करके वो मजदूरों से माफ़ी मांगे। तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े, सही में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये सारे मुद्दे सॉल्व करें, ये सारे होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या बड़ा क्या छोटा, आप खाली बोलने के लिए आप तो मैं बहुत बड़ा हूँ, बोल दिया मैंने, मेरा देश बहुत महान है। हाँ, गटर में 100 रुपये में जान दे देते हैं हमारे यहाँ लोग, महान तो है ही।
आप यहाँ पर आई हैं, प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया है, क्या आपको लगता है ये वाकई एक मुद्दा है जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, हम ये देखते हैं कि इस तरह के मुद्दे रूलिंग डिस्पेंसेशन के साथ जो लोग एसोसिएटेड होते हैं वो बनाते हैं। जैसे कि मुझसे पहले साथी ने बोला कि ये तो किसी एक लॉयर ने कहा कि रिलीजियस भावनाएं आहत हो गई हैं तो उनको अरेस्ट होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। पर क्या ये व्यापक जनता की आवाज़ है? ये नहीं है। हम देखते हैं कि जनता तरह तरह के आंदोलनों में आंदोलनरत रहती है। जैसे अगर हम एजुकेशन के इशू की बात कर ले, आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, तो एजुकेशन में किस तरह से एनईपी को इम्पोज किया जा रहा है, वो जो डेफिनेटली हमारी एजुकेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा खराब सिस्टम है उसको फर्दर प्राइवेटाइज करेगी, फर्दर इन्फॉर्मलाइज करेगी। इसके खिलाफ यहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जिसको बार बार दिल्ली पुलिस का और स्टेट मशीनरी का यूज़ करके जिनको बार बार रिप्रेस किया गया है, जिन पे अटैक्स किए गए हैं। तो जो जनता की आवाज़ें हैं, जो व्यापक आंदोलन उठ रहे हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए, और हम ये देखते हैं कि जब इस तरह का कोई मुद्दा आता है जिसका एक कम्युनल नेचर होता है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा सकता है, तो हम देखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरह से इसी मुद्दे को बार बार तरह तरह के कम्युनल एंगल देख के चलाती है और ये इंश्योर करती है कि देश के अंदर एट लार्ज इसी के बारे में कॉन्वर्सेशन हो, इसी के बारे में डिबेट हो। बट सजग जनता के तौर पे, थिंकिंग इंडिविजुअल्स के तौर पे हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारे असली इश्यूज नहीं है, हमारे मूलभूत इश्यूज कुछ और हैं। क्या है आपके इश्यूज, क्या हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन दैट इज हैपनिंग। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है बड़े स्तर के ऊपर, उसके खिलाफ जनता को एक सजग फ्रंट बनाने की ज़रूरत है। उन डिसीजंस को वापस रोल बैक लेने के लिए सरकार को मजबूर करने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर का स्टेट हम सबने लॉकडाउन के अंदर देखा, कोरोना लॉकडाउन के अंदर, और ऐसा नहीं है कि कोरोना लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छी स्थिति थी हमारे सरकारी अस्पतालों की। पहले भी स्थिति ऐसी थी कि एक बेड के ऊपर 3 आदमी लेटते थे, बस मीडिया का कैमरा वहाँ पे पहुँच गया था लॉकडाउन की स्थिति में, क्योंकि अब अमीरों के ऊपर भी ये अजाब आया था। तो जो अस्पतालों की स्थिति है, आपको बता दूं, मैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 57% जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं वो एक्चुअली झोला छाप है, दे आर क्वैक्स, दे डोंट हैव अ लेजिटिमेट मेडिकल डिग्री। तो वो लोग गलत डिग्री के ऊपर मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं 57% डॉक्टर्स, और जो देश की मेहनत का आबादी है वो इन्हीं डॉक्टर्स के ऊपर रिलाई करने के लिए मजबूर है। हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर पेशेंट का रेशो है, जो नर्स पेशेंट का रेशो है, इट इज़ डिसमली लो, वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा हमारे क्या इश्यूज़ हैं, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती जा रही है। रेलवे एग्जाम के अंदर हमने जो चीज़ देखा कि इतने बड़े स्तर के ऊपर युवाओं ने आवाज़ उठाई क्योंकि उनका पेपर लीक का मामला हुआ। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि PhD के क्वालिफिकेशन लेके व्यक्ति ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए 12वीं पास व्यक्ति एलिजिबल है। तो इससे हमको साफ साफ ये देखने मिलता है कि इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद भी, स्किल इंडिया जैसे फ़ोनी प्रोग्राम्स चलाने के बावजूद भी, जब जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जब उनको फर्दर प्राइवेटाइज करते जाया जाएगा, तो आने वाले सालों के अंदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और जो ऑलरेडी मेहनत कश जनता है, जो डिप्राइव्ड है, जो तरह तरह से ऑप्रेस्ड है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आने वाले जो यूथ है, उनको फर्दर डिप्राइव किया जाएगा, फर्दर मार्जिनलाइज किया जाएगा, एंड दे विल बी फोर्स कि वो सस्ते श्रम की तरह इस इनफॉर्मल मार्केट के अंदर एंटर करें और फर्दर एक्सप्लॉइट। तो इस सब के खिलाफ खड़ा होना हमारे असली इश्यूज हैं। और इस तरह का जो कम्युनल नेचर के अंदर ये लोग एंटी डेमोक्रेटिक अटैक्स कर रहे हैं बार बार इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर, ये भी एक टारगेटेड अटैक इस तौर पे है कि जो वॉइसेस सोशल जस्टिस के लिए बोलती रही हैं, दलित स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर रतन लाल ने बोला है अपने करियर के दौरान, तो इसलिए जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी स्टेट आवाज़ें हैं उनके ऊपर इस तरह का अटैक किया जाता है, जिसके हम खिलाफ हैं। और इसके बरक्स हम असली जन आंदोलन बनाने का संकल्प लेते हैं। हम आगे और लोगों से बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करके उनसे जाना कि वो क्या सोचते हैं इस पर, और हम ऐसे और भी लोगों से बातचीत करके उनसे जानते हैं कि लोगों की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरह से आज देश में ये मुद्दा हावी हो चुका है। हम पूछते हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पे आज रतन लाल जी की रिहाई की मांग लगातार लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये कोई मुद्दा है या फिर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है? नहीं नहीं, ये मुद्दा है। क्यों नहीं है मुद्दा? क्या मुद्दा है? अगर बात इसको आप यहाँ से ऐसे समझना शुरू कीजिए, ठीक है। सबसे पहले रतन लाल प्रोफेसर, उनका एक बैकग्राउंड आप समझिए, मतलब एक अम्बेडकराइट प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। वो लगातार सामाजिक मुद्दों पे बोलते रहे हैं। इसके साथ साथ मतलब एक जागरूक नागरिक के तौर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे मौक़ों पे अगर उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है तो ये एक मुद्दा कैसे नहीं बनता है? एक बात। सेकंड बात ये है कि जो उन्होंने कहा, ठीक है, हम मान लीजिए उनकी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इनकार्सरेशन, इस तरह से अटैक, इस तरह से टारगेटिंग, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और भारत में एक इतिहास रहा है, चाहे आप बुद्ध का नाम लीजिए, चाहे आप चारवाक का नाम लीजिए, चाहे आप कबीर का नाम लीजिए, एक इतिहास रहा है डिसेंट का। डिसेंट जो मौजूदा सत्ता पक्ष की जो बातचीत है उसके खिलाफ बात करने का।
उस तरह की बातों पे अगर टारगेटिंग होने लगे तो क्या लोग बोल पाएंगे? क्या मैं कुछ बोल पाऊंगा? क्या यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं, क्या एक मन में एक चिंता नहीं हो जाती कि हम कहीं कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें चुप ना करा दिया जाए, हमारी टारगेटेड ना हो जाए? मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो इसीलिए तो हो रही हैं। इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये सत्ता पक्ष ही दे रहा है। जब सत्ता पक्ष इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, इस तरह के हमले जो प्रोफेसर रतन लाल के साथ हुए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिला हो, इस तरह के जब हमले हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक चिंता का विषय है मेरे लिए, आपके लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए। आपको क्या लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो सबको मिलता है, वो खतरे में है इस वक्त? बिल्कुल। मौजूदा सरकार में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो अटैक हो रहे हैं, एक चिंता का विषय हम सभी के बीच में बना हुआ है। एक चिंता हम सभी के जहन में उत्पन्न हुई है कि हम बोलेंगे तो हमें कहीं टारगेट ना किया जाए, हम बोलेंगे तो कहीं हमें चिन्हित ना किया जाए, हमारे पीछे पुलिस ना लग जाए, हमारे पीछे आईबी ना लग जाए, हमारे पीछे सत्ता पक्ष अपने हाथ धो के ना पड़ जाए। बहुत सारी चिंताएं सबके लिए नहीं सिलेक्टिव कार्रवाई है मुझे लगता है, क्योंकि अमन चोपड़ा ऐसे लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। सेलेक्टिव कार्रवाई भी उन्हीं लोगों पे तो होगी मतलब जो जिनकी बात में दम होगी, जिनकी बात में दम नहीं है उन पे क्या कार्रवाई होगी? तो अमन चोपड़ा जो रात दिन अपने चैनल में, न्यूज़ चैनल में ऐसी खबरें दिखाते हैं, मुसलमान विरोधी, हिंदू के पक्ष में, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या सही ये पत्रकारिता है? नहीं, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, जनतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, ये पत्रकारिता है। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करवा रहे हैं, आप सामाजिक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। जहाँ एक तरफ युवा परेशान है रोजगार की समस्या से, महंगाई की जनता परेशान है महंगाई से, आप हिंदू मुस्लिम दंगे करवा रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं। ये असल में अगर आप मुझसे पूछे तो असल में देशद्रोही, देश विरोधी बातें यही लोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज प्रोफेसर रतन लाल ने एक टिप्पणी की अपने फेसबुक पोस्ट पर, ये लिखा था उन्होंने कि शिवलिंग का खतना किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये एक धार्मिक भावना को आहत करने वाली शब्द थे आपके अनुसार? व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो हम डिसएग्री कर सकते हैं। मैं और प्रोफेसर रतन लाल के बीच में हो सकता है कुछ इस मामले पे भी असहमति हो, लेकिन उन्होंने जो कहा, क्या हम ये कहें कि उनको कहने का ही अधिकार नहीं था? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कहता है कि आप जो चाहते हैं, आप जो बोलना चाहते हैं, आप वो कह सकते हैं, खुल के कह सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। ऐसी स्थिति में जो अगर उन्होंने कुछ कहा और उसके ऊपर उनका एक्शन हो जाता है, आप उनका विरोध कीजिए। मतलब उनके स्टेटमेंट के खिलाफ आप पब्लिक ओपिनियन जनरेट करते, आप सीधे एफआईआर करके उनको जेल में भिजवा देंगे तो ये तो फिर डराने वाली भी बात हो जाती है ना कि अब आगे से आप कुछ नहीं कह सकते, आगे से आप अपने ओपिनियन को पब्लिक फोरम है, सोशल मीडिया क्या है, पब्लिक फोरम है। आपके मन में कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है, आप उसको रखते हैं, आम जनता के सामने रखते हैं। इसी तौर पे उन्होंने उनके मन में जो बात है उन्होंने लिखी, वो सार्काज़म था, वो इस चीज़ को मानते थे नहीं मानते थे, इस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। व्यक्तिगत तौर पे अगर मुझसे पूछे तो मेरा और उनके बीच में उनके जो स्टेटमेंट पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो आप अग्री नहीं करते ये बात? हाँ, मैं उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा, दोबारा कहना चाहूँगा कि हम भारत में जो परंपरा रही है, भारत में जो डिसेंट की परंपरा रही है, उसके साथ में खड़ा हूँ और उस तौर पे हम उनकी स्टेटमेंट से ना भी परिचित हों, लेकिन उनके जो अधिकार हैं, जो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, हम उसके लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए, यहाँ पे जो भी लोग हैं हम उसके बचाव के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। आगे हम लोगों से और भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो असल मुद्दे हैं उनको उनसे उनका ध्यान हटा करके किस तरह से उन मुद्दों पर उनका ध्यान ले जाया जा रहा है। जैसे कि आज जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल को बस अपनी बयानबाजी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी बयान सही था या गलत था, मैं यहाँ पे लोगों से ही इस पर राय लूँगी कि लोग क्या राय रखते हैं इस पर। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के, गिरफ्तारी के बाद रिहाई की मांग को लेकर लगातार लोग यहाँ पे एकजुट होकर अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं लोगों से ही बातचीत करूँगी, यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं कि क्या राय है उनकी। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। उतना क्लियरली हम मतलब आई डोंट नो, बट आई थिंक इट वाज एन ऑब्जर्वेशन एट हिज एंड, ऑन हिज एंड। एंड तो वो आपके प्रोफेसर तो रहे होंगे, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, आपने कुछ सीखा होगा उनसे। आपको क्या लगता है वो कैसे प्रोफेसर थे? वो सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं। वो जो भी बच्चा गांव से आता है, जो भी बच्चा गरीब खानदान से आता है, वो कौन से भी ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या जनरल कैटेगरी का कोई पंडित कम्युनिटी का भी हो, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। अगर कोई किसी बच्चे को हिंदी माध्यम से कोई बच्चा आता है तो उसको सेपरेटली भी क्लासेस लेके पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छे टीचर हैं। ऐसा नहीं कि उनका आइडियोलॉजी उनके टीचिंग को अफेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट पॉइंट इज द स्टेटमेंट दैट ही हैज़ मेड एन ऑब्जर्वेशन, ही हैज़ नॉट मेड अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. I think if everybody took it in a lighter vein,
given the current political context, it would have been good. But everybody is not doing that. You know, they wanted to make an issue out of him. They wanted to target him because of the books that he has written, because of the articles that he has written, and because of the speeches that he gives. And I think this is part of a larger targeting that is occurring on those academics who are vocal against the current socio-political dispensation. आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो बहुजन दलितों के खिलाफ के हक की मांग की, न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं लगातार, क्या उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सब किया जा रहा है? बस उन्हीं का नहीं, और ढेर सारे जो एकेडमिक्स है उन सभी को दबाने के लिए ये एक पैगाम के तरह निकाला गया है, वो एक है। और हाँ, उनके ऊपर स्पेसिफिकली ये साजिश हो सकती है, क्योंकि वो पढ़ने के बारे में, पढ़ाने के बारे में, बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी भेज के उनको इंटेलेक्चुअल बनाने के बारे में ज़्यादा कोशिश करते हैं, इस मुद्दे पे ज़्यादा कोशिश करते हैं। और ये उन लोगों को, जिन्होंने इनके ऊपर केस डाला है, ये बात उन लोगों को हजम नहीं होती कि he wants to make the marginalized intellectuals. तो ये थी, मैंने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों ने राय दी अपनी किस तरह से। प्रोफेसर रतन लाल एक इतिहासकार थे, एक हिस्ट्री के टीचर थे, प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो प्रिंसिपल्स थे, वो बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव था, एक न्याय दिलाने की उनकी एक आइडियोलॉजी थी, और उसको लेकर के यहाँ पे लगातार लोग उनके हक में, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमने लगातार लोगों से बातचीत करके ये जाना कि वो क्या सोचते हैं इस पर। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर? क्या रतन लाल ने जिस तरह से इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, क्या वो खतरे में है? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में कैमरामैन निधि रतन के साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।